हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड मेरी यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी कहिए, इंस्पिरेशनल स्टोरी कहिए, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इससे आप लोगों को जीवन में बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो इस स्टोरी का टाइटल है जीवन के 4 सत्य। तो जीवन के 4 सत्य क्या क्या हैं, वो जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कहानी को शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि जीवन के ये 4 सत्य क्या है। तो जैसा कि स्टोरी है, तो स्टोरी में तो राजा रानी, महामंत्री, मंत्री होते हैं। इसी तरह से हमारी कहानी में, इस कहानी में सेठ जी हैं और सेठ जी के मुनीम जी हैं और इसी पर कहानी आधारित है। तो मुख्य कलाकार के रूप में जो है हमारे सेठ जी हैं और सेठ जी के साथ उनके मुनीम जी हैं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। तो सेठ जी के किरदार के बारे में देखते हैं कि सेठ जी कैसे हैं। सेठ जी का किरदार है कि सेठ जी को अपना हाथ दिखाना या एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत विश्वास है। वो अपने भविष्य के बारे में जानना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो अपने मुनीम जी से कहते हैं कि मुनीम जी, बहुत दिन से पंडित जी नहीं आए, मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना और अपने हस्तरेखाओं को दिखाकर उस बारे में कुछ पता कराना है। उन्होंने कहा, जी सेठ जी, अगर मुझे इस तरह का कुछ लगा कि इस तरह कहीं पंडित जी आसपास आए हैं तो मैं अवश्य आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो इसे कह के वो अपने काम में लग गए। फिर कुछ समय अंतराल बाद पंडित जी उसी रास्ते से गुजरे। पंडित जी उसके घर के सामने से गुजरे तो मुनीम जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि पंडित जी, मेरे सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको बुलाया गया, सेठ जी आए। फिर उन्होंने उनके हाथ देखा, जैसा कि आपको पता है, उन्होंने हाथ देखा। हाथ देखकर उनको किसी गलत चीज का या आने वाले भविष्य में कुछ बुरा होने का उनको आभास हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, मैं आपसे 400 रुपये लूंगा और 4 ज्ञान दूंगा। बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा कहिए। तो कहा कि पहले 400 रुपये दीजिए। तो उन्होंने 400 रुपये दे दिया। देने के बाद उन्होंने उनको 4 ज्ञान दिया। इस 4 ज्ञान को बहुत ही सावधानी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही 4 ज्ञान आपको इस स्टोरी का पूरा कहानी का आपको पूरा सारांश और उसको सुनने का मजा आएगा। देखिए, सबसे पहला जीवन का सच कि अपने से छोटा अगर बड़ा हो जाए उसे बड़ा मानो। दूसरा ज्ञान उन्होंने कहा कि अपना हो या पराया कोई गलत काम कर रहा हो, कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसको जग जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पर पर्दा डालिए, उनको अकेले में मिलके उनको समझाइए कि देखो भाई, देखो बहन, देखो बेटा, ये आपके जीवन के लिए सही नहीं है, आप ऐसे मत करो। ये नहीं कि जग जाहिर करो। तीसरा ज्ञान, जिसका काम उसी को साझे। मतलब क्या कि जो जिस काम में माहिर है उसको वही काम करने दो। अगर तीसरा बंदा कोई और उसको करने को जाता है तो हो सकता है वो काम अच्छा ना हो। इसलिए जिसका काम उसी को साझे, तो बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है। और चौथा, जो कि सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ज्ञान है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं भी इसको मानता हूँ, तो चौथा ज्ञान है कि जहाँ दिल न लगे, जहाँ मन न लगे, जहाँ जीवन का खतरा हो, जहाँ लगे यहाँ मेरे लिए कुछ सही नहीं हो रहा, उस जगह को, उस वक्त, उसी समय छोड़कर चले जाओ, तब क्षण चले जाओ, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। यही 4 ज्ञान सेठ जी को पंडित जी ने कहा। पंडित जी कह के 400 रुपये लिए, नाश्ता पानी किए, अपने घर को गए। अब कहानी का नया मोड़ आता है। समय दर समय बीता, 2, 4, 5, 7 साल बीतने के बाद जिस बात की आशंका पंडित जी को थी वही चीज हो गई। वो क्या हुई कि उनके साथ थोड़ा बुरा हो गया। बुरा क्या हुआ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को बहुत भयंकर लाइलाज कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन पत्नी और बेटी का देहांत हो जाता है और समय मृत्यु हो जाती है। फिर उनका जो कारोबार चल रहा था, जिसमें उनका बहुत ज्यादा घाटा होने की वजह से उनके कारोबार भी ठप हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो एक दिन आए, उन्होंने अपने मुनीम जी से कहा कि देखो भाई मुनीम जी, अब हमारे पास तो काम रहा नहीं, हमारा रोजगार रहा नहीं, इसलिए अब आप अपने घर चले जाइए या आप कहीं और काम देख लीजिए, मैं आपको अपने काम पर अब नहीं रख सकता। तो उनको लगा कि हो सकता है ऐसा ही हो, बट ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि मुनीम जी भी, उनकी भी फैमिली थी नहीं। वो शुरू से ही उनके पुश्तैनी हो सकते हैं मुनीम होंगे, तो उनके पास भी कोई था नहीं जिनके पास जाना था उनको। तो उन्होंने कहा, देखो सेठ जी, मैं भी बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग, मेरे पास भी काम नहीं, आपके पास भी काम नहीं, मेरी भी फैमिली नहीं, आपकी भी फैमिली नहीं, तो क्यों ना हम इस असमय, जो हमारा जो बुरा समय चल रहा है, इस समय क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे को हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, ये भी सही है, सही करें,
चलो ये भी ठीक है। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा कि देखो अपने प्रदेश में रहेंगे तो थोड़ा जीना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग बाग हमको जानते, तो किसी और नगर, किसी और प्रदेश को चलते हैं। तो ऐसा कह के वो दोनों उस नगर से प्रस्थान किए, वहाँ से वो निकल गए, वहाँ से चले गए। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। चलते चलते 2-3 दिन बीतता है, समय दर समय चलता है। तो इस समय बीतने के बाद सेठ जी को थकान महसूस होती है, भूख प्यास लगती है। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप यहाँ बैठिए, बगल में वहाँ पर सामने एक पेड़ दिख रहा था, वहाँ उन्होंने कहा बैठिए, सामने कुआं था, वहाँ से पानी ला के दिया, बोला पीजिए, आप आराम कीजिए, मैं कहीं से प्रबंध करता हूँ। ऐसा करने की सोचते सोचते उनको दूर कहीं एक बस्ती नजर आती है, नगर सा नजर आता है। तो उस नगर की ओर देखते हुए कहते हैं कि मुनीम जी ठीक है, मुनीम जी कहते हैं सेठ जी से कि ठीक है, मैं उस नगर जाकर कुछ प्रबंध करके आता हूँ। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अजीब ही कह लीजिए, एक अजीब तरीके से एक ट्विस्ट हो रहा है। ट्विस्ट क्या हो रहा है कि इसी कहानी में एक और कहानी हो रही है। जिस प्रदेश की ओर मुनीम जी जा रहे हैं, उस प्रदेश में, उस नगर में एक नई घटना हुई है, जो बहुत ही अजीब घटना हुई है। वो घटना ये हुई है, जो वहाँ के राजा थे, एक नौजवान राजा थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी, ना ही उनका कोई उत्तराधिकारी था, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है इसी कारणवश। तो अब उस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए जद्दोजहद चल रहा है कि मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वो बुजुर्ग थे उनके राजकुल में, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम तुम में से किसी को चुनते हैं तो वो नाराज हो जाएगा, और उनको चुन लेंगे तो उनके दूसरा कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते किसी बाहर वाले को हम राजा बनाते हैं। बोला ठीक है, ये भी सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, द्वारपाल से कह दो कि अभी के बाद जो कोई नया व्यक्ति हमारे प्रदेश में, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे नगर का द्वार में अंदर आएगा, उसको हम राजा घोषित कर दें। बोला अच्छा ठीक है। संतरी को बोला गया, संतरी अपना जो लगे रहते हैं खड़ा करके वहाँ बैठे थे, मतलब खड़े थे सॉरी। तो उधर से आप कहानी देखिए यहाँ पर, क्यों मैं बोला टू स्टेप सुनिए। जो मुनीम जी हैं, वो मुनीम जी उसी शहर को, मतलब उसी नगर को आ रहे हैं। अब उस गेट में वो प्रवेश करते हैं कि उनको संतरी उठा के कंधे पर बिठा लेता है, कहता है कि आप तो हमारे महाराज या हमारे राजा हैं। तो बोला नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं महाराजा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, आप मुझे उठा के कहाँ ले जा रहे हो? बोला नहीं, आप गलती नहीं की, आप तो हमारे महाराज हैं, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, साथ चलिए, समझ रहे, ले गया उसको, ले गया। फिर तैयार व्यार करके सब कुछ सच बताने के बाद उनको राज्याभिषेक किया गया, राजगद्दी पर बिठा दिया, उनको राजा बना दिया। अब इधर सेठ जी, तब तक 2-4 दिन बीत चुके थे, इधर सेठ जी परेशान, कहाँ मेरा मुनीम किधर चला गया, ढूंढ रहे थे, मिल ही रहा था। करते करते बेचारा ढूंढते उस नगर की ओर वो भी आए, क्योंकि पास में वही नगर था। सेठ जी भी आए। सेठ जी आए तो उनको पता चला कि ऐसी बात है कि असामयिक राजा की मृत्यु हो जाने की वजह से एक नए प्रदेश के एक बुजुर्ग को हैं, उनको राजा बना दिया। पूछा नाम क्या है? बोला अच्छा नाम ये है। अच्छा ये तो वहीं मैंने सोचा, अच्छा ये तो मेरे मुनीम जी, बोल नहीं सकता था, बोलता था उसको मारता था। अच्छा तुम्हारा मुनीम जी, ऐसे करके कुछ बोलता। तो ठीक है, बोला मुझे काम चाहिए, मुझे कुछ रोजगार चाहिए ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। तो वो जिस दुकान पे काम करने मांगे, उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत काम की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, हमें बहुत नौकर की जरूरत है। तो उस समय लग गए साल, 1-2 महीने, साल तो नहीं, 2-4-5 महीने बीते। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के, उनको लगा कि मैं कोई दरबार जाऊं और अपने महाराज से मिलूं, मतलब मैंने मुनीम जी से मिलूं। तो एक दिन हिम्मत करके वो जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जब वो दरबार जाते हैं, राज दरबार जाते हैं, तो वहां पर उसको अपने पंडित जी के द्वारा कहे गए 4 ज्ञान में से, जीवन के 4 सच में से एक ज्ञान याद आता है। याद है आप लोगों को? याद है तो सोचिए, कमेंट में लिख के हमें बताइए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला ज्ञान उनको क्या बताया था? अपने से छोटा अगर बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा ही समझो। उनको याद है, अच्छा मेरा मुनीम जी मेरे से छोटा था, मेरे नौकर थे, आज मेरे महाराज बन के इस नगर में हैं, तो मुझे इनको आदर करना चाहिए। तो ये सोच के वो क्या किए, उनके दरबार गए, उनको चरण छुए, उनको नमस्कार किए, उनको प्रणाम किए और उनको कहा कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, मुझे आप अपने दरबार में कुछ नौकरी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ आप तो मेरे जानकार के हैं, ऐसे वैसे, मैं तो आपको जरूर रखूँगा, क्यों नहीं। अच्छा आप बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तो मैं सबसे ऊंचे पद पर, मेरे बाद प्रधानमंत्री कहिए, महामंत्री कहिए के पद पर मैं आपको स्थापित करता हूँ, आप यहाँ के इस राज्य के महामंत्री यहाँ से। यह कह के राजकाज चलने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सब कुशल, अच्छे से राज चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बट कहानी का जो दूसरा सच है उसकी बारी आई। क्या? एक रात्रि का समय था, सब पूरे राज दरबार में, राजकुल के सब इधर सब अपने अपने महल में, कहिए कमरे में, कहिए अपने सो रहे थे। ये बुजुर्ग थे सेठ जी, उनको नींद नहीं आ रही थी, घूम रहे थे, तो महल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि महारानी के कक्ष में, अच्छा एक चीज मैं कहना भूल गया, जो राजा मतलब बन गए हैं मुनीम जी, उनकी शादी उसी राजकुमारी से हो गई जिस राजकुमारी से इसके पहले वाले राजा के शादी का तय हुआ था। तो उसी राजकुमारी से इनकी शादी हो गई। तो इस महारानी को देखा
कि ये महारानी जो है उस राज्य के सेनापति के साथ कमरे में कुछ गलत काम कर रही है। तो उनको लगा रही है तो बहुत गलत बात है, तो राज दरबार के लिए, राजकुल के लिए बहुत हिंताई की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो क्यों नहीं दूसरा ज्ञान उसको याद आया कि अपना हो या पराया, अगर कुछ कोई बुरा काम कर रहा है तो उस पर पर्दा डालो, ना कि जग जाहिर करो, ताकि दुनिया में और ज़्यादा उसका मतलब बहस छिड़ जाए, गलत बात हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना शॉल उतार के उस खिड़की पे रख दिया, ताकि कोई और मंत्री संतरी कोई इधर जाते कोई देख न ले, ताकि बदनामी हो करके वो ऐसा चले गए। तो जब ये लोग अपने काम से निवृत्त हो गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की पर तो खुला था, खिड़की पर तो कुछ नहीं था, एक शॉल रख के कौन चला। शॉल को पहचान गई वो रानी, महारानी जो भी थी, कि भैया ये शॉल तो सेठ जी का, मतलब वही महामंत्री जी का है। तो उसको लगा कि ये उसके मित्र है, मतलब राजा का मित्र है, पक्का जाके बोल देगा, मेरी बुराई हो जाएगी, मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए भागते भागते पहले कपड़े पे फाड़ के जैसे तैसे अपने आप को थोड़ा विचित्र रूप से बना के अपने पति मतलब महाराज के पास चली गई। और सुबह सुबह ही मतलब जाके कह रही है कि देखो आपका, जिसको आप अपना बहुत मित्र समझते हो, उसने मेरे साथ क्या दुष्कर्म किया है, पाप किया है, मैं अपनी इज्जत बचा के भाग के आई हूँ। और रो रही थी, वो बिलख रही थी। तो जनरली ऐसा होता है कि इस तरह का सीन हो तो पति या उसके घर के परिवार के लोग सच ही मान लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। उसको भी, उसके पति मतलब महाराज को भी सच लगा, बोला, लेकिन सच लगने से पहले उन्होंने प्रूफ भी मांगा। बोला कि क्या प्रूफ है, एविडेंस क्या है तुम्हारे पास? बोला कि है, मुझे पता था आप नहीं मानोगे, इसलिए देखो मैं आपके लिए प्रूफ लाया। तो उसने देखा वो शॉल, बोला कि शॉल पहचानते हैं आप? उसको याद आया कि ये शॉल 1-2 साल पहले जब हमारे सेठ जी, मतलब उस राजा का जो सेठ जी था, उसका क्या हुआ था, वर्षगांठ मतलब जन्मदिन हुआ था, तो मैंने तोहफा में यही दिया था। और ये उसको पकड़ लीजिए, सच बात है, इसने सच में मेरी पत्नी के साथ कुछ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बस उसने सोचा कि अब इसको कुछ न कुछ सजा दीजिए। उसको बोला तुम चुप रहो, चिंता मत करो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय करता हूँ, कह के अपना खत्म। दूसरे सुबह उसने क्या किया, उस सेठ जी को मतलब महामंत्री को महाराज ने मतलब मुनीम जी ने बुलाया और कहा कि देखो भैया महामंत्री जी, मुझे आज कुछ ताजा मांस सेवन करने का, मांस और मदिरा सेवन करने की इच्छा हुई है, तो आप इसका प्रबंध करें। बोला जी हुजूर, आप महाराज हैं, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, आपका इच्छा अनंत है, जो कहिएगा पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। बोला ठीक है भैया। वो बोला ठीक है, तो आप अवश्य खुद से जाएं और कसाई के यहाँ से ताजे मांस लेकर आएं। बोला ठीक है, जैसे ही आप क्या वो कह के निकल गया। फिर जब महल से निकल रहा था, अचानक उसको तीसरी ज्ञान याद आई, जिसका काम उसी को साजे। अरे भैया, ये मैं क्यों करूं, मैं तो मंत्री हूँ, मैं महामंत्री होकर जाऊंगा मांस लाने के लिए? नहीं, मैं ये तो बावर्ची का काम है, रसोईया का काम है, रसोईया करेगा, मैं क्यों करूँ? ये सोच के वो वहीं पर रुक गया और रसोईया को बुलाया, बावर्ची को बुलाया। बोला भैया देखो, महाराज को आज मांस मदिरा सेवन करने की इच्छा हो रही है, तुम खुद से जाओ, ताजे मांस कसाई से लेके आओ। अच्छा, जब जा रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी थी, बोला तुम कसाई को दे देना। उस चिट्ठी में क्या लिखी थी, जो ये मांस लेने आए उसका गला काट के वहीं फेंक दो। भैया उसमें नाम तो लिखा नहीं था। अब बेचारा कसाई क्या किया, बावर्ची का गला काट के उधर फेंक दिया। जब बावर्ची के परिवार को, उसकी पत्नी के बच्चों को पता चला कि बोलो कि ये क्या अन्याय है, इसने तो हमारे पति को मार दिया, अगर खाने पीने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सजा दो, कुछ दिहाड़ी काट लो, डांट दो, गला काटवा कर फेंक दो, ये कहाँ का विचित्र न्याय है। उसने कहा कि भागते भागते रोते बिलखते त्राहिमाम मचाते राज दरबार पहुंच गई। महामंत्री जी के पास एक खबर आई। महामंत्री जी के पास जब ये सूचना आई तो उन्होंने कहा ये क्या बात, क्या मसला है, क्या चल रहा है? तो उन्होंने पता कराया तो सारे राज खुल गए। तो महामंत्री जी मतलब ये सेठ जी को लगा भैया यहाँ तो कुछ कहानी गड़बड़ है। उसने क्या किया, दूसरे दिन महाराज को बोला कि इसके साथ कुछ अन्याय हुआ, इसके साथ कुछ न कुछ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल दरबार में इसको लेकर तुम आ जाना। दरबार में आया तो पूरी दरबार सजी हुई है, जैसा हम अक्सर देखते रहते हैं राजाओं महाराजाओं की कहानी में, रामायण में, महाभारत में, कई जगह हम देखते रहते हैं जो दरबार सजे, उसी तरह दरबार सजी हुई है। सब दरबार सजी हुई, राजा रानी अपने अपनी जगह पर बैठे हैं, सारे मंत्री संतरी सब अपने अपनी जगह बैठे। उसी समय प्रवेश करता है दरबार में, सीन आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल प्रवेश करते दरबार में कौन, महामंत्री जी और वही महिला जिनके पति को गला काट दिया गया था, बावर्ची की पत्नी आती है। तो उन्होंने कहा उस कहानी से पहले, उस कहानी को सिद्ध करने के लिए किन्होंने, सेठ जी ने, महामंत्री जी ने इसके लिए प्रमाण करने के लिए उन्होंने कहा, पूरी दरबार में कहा, कुछ साल पहले आप हमारे यहाँ नौकर हुआ करते थे, क्या ये सत्य है? बोला हाँ ये बात सत्य है, मैं इसमें झुठला क्या सकता हूँ, सत्य है। तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुमको इस बात को मानना चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। आपको कुछ याद है जब हमारे पास एक पंडित जी आए थे तो पंडित जी ने हमें 4 ज्ञान दिया था? बोला दिया होगा, उनको राजकाज में भुला गया, हमको याद नहीं। बोला कि मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहला ज्ञान, अपने से छोटा अगर बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा समझो। क्या मैंने आपको बड़ा समझा? बोला हाँ समझा, और तुम्हें समझना भी चाहिए, मैं राजा हूँ, ऐसा उसने कहा। बोला ठीक है। दूसरा ज्ञान, कोई व्यक्ति अपना हो या पराया कोई गलत काम करे तो उसे रोको, उसे टोको नहीं या जग जाहिर करो नहीं,
क्या करना चाहिए, उस पर पर्दा देना चाहिए। क्या मैंने किया? हाँ मैंने किया। तीसरा ज्ञान, जिसका काम उसी को साझे। याद है? बोला कहा तो, मुझे याद नहीं, तुम बताओ। बोला तीसरा ज्ञान, जिसका काम उसी को साझे। आपने कसाई के पास मुझे मांस लेने के लिए भेजा, अगर मैं गया होता तो मेरा गला कट जाता और ये सच्चाई छिप जाती और कभी उजागर नहीं होती। इसीलिए मैंने बावर्ची को भेजा और उसका सजा बेचारा बावर्ची को भुगतना पड़ा। बोला तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दूसरा ज्ञान मैंने आपको कहा, उस ज्ञान में सच्चाई छिपी हुई है कि आपकी पत्नी जो आपके साथ महारानी जी बैठी हुई हैं, उनका अवैध संबंध सेनापति के साथ है। बोला क्या बकवास करते हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बोला प्रमाण ये है क्योंकि आपको पता होगा कि आप पिता नहीं बन सकते। चुप हो गया। याद क्या चाह, पुराने जमाने की बात है, क्योंकि आपको याद हो कि आप पिता नहीं बन सकते, लेकिन आपकी पत्नी गर्भवती से है। यही इसका प्रमाण है कि आपकी पत्नी का लक्षण गलत है, सही नहीं है। सेनापति उठ के भागने लगा। बोला दूसरा प्रमाण ये है, जो चोर होता है पहले भागता है, देखो पकड़ो इसको। पकड़ लिया। बोला ठीक है, अब चुप हो गया। बोला आगे बोलो, चौथा ज्ञान क्या था? तो उन्होंने कहा कि चौथा ज्ञान कहने वाला नहीं, करने वाला है। बोला मतलब? बोला चौथा ज्ञान ये है कि जहाँ दिल ना लगे, जहाँ मन ना लगे, जहाँ इज्जत ना मिले, जहाँ जान का खतरा हो, भैया वहाँ रुको मत, वहाँ से तत्क्षण निकल लो, नहीं तो आपके जान का खतरा हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। वो जाने लगा। बोला रुको। बोला नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और वो कहकर सेठ जी वहाँ से, मतलब महामंत्री जी वहाँ से निकल गए और ये कहानी यहाँ पे खत्म होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और जीवन में ये 4 सच आप लोग भी अपनाना। मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, अपने से छोटा अगर बड़ा हो उसे बड़ा समझो, जिसका काम उसी को साझे। कोई व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसको जग जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पर्दा डालो, उसको अकेले में समझाओ, दुनिया में जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा, जहाँ दिल न लगे, मन न लगे, वहां से तत्क्षण निकल लो, उसी में आपकी भलाई है। धन्यवाद हमें इतनी देर तक सुनने के लिए, थैंक यू। आशा करता हूं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और किसी को कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। अगर कुछ गलत है तो उसके बारे में जरूर बताइए ताकि मैं उससे सीखूं और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।